हाँ जी, तो आज हम बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एनाटॉमी का मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, आंतरिक संरचनाओं की, पादपों की बात करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। चलिए, आप देखेंगे तो अभी रिसेंटली भी क्वेश्चन आया था एक रेने डिकार्टिस वाला, वो भी यूनिट की स्टार्टिंग वाले ही एरिया से आया था अपने बीटीएस में। इस प्रकार के सवाल आते रहेंगे, आते हैं और आते जाएंगे। हमें इसकी तैयारी करनी ही पड़ेगी। अगर हम इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे जो चैप्टर शुरू होने के पहले की हैं, है ना कहीं अपन फंस जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो अब कहा जा रहा है कि यू कैन वेरी इजीली सी द स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी एंड वेरिएशन इन द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ लार्जर लिविंग ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट एंड एनिमल। आप इजीली जो स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज हैं उसको नोटिस कर सकते हैं बड़े प्लांट और एनिमल की, ठीक है, मॉर्फोलॉजी की, बोथ प्लांट। इफ वी वर टू स्टडी द इंटर वन फाइंड सेवरल सिमिलरिटी डिफरेंसेस। अगर हम अंदर की संरचनाओं की बात करेंगे, आंतरिक चीजों की, तो वहां पर भी हमें बहुत सारे अंतर दिखेंगे और बहुत सारी समानताएं दिखेंगी, बहुत सारी सिमिलरिटीज दिखेंगी। इस चैप्टर इंट्रोड्यूसेस यू टू इंस्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हायर प्लांट्स। ये चैप्टर आपको कहां पर लेके जाएगा? पादपों के शारीरिक संगठन और उनकी आंतरिक संरचनाओं पे। फैन फैन, ठीक है, तो चिल्लाना पड़ेगा इसके चक्कर में। तो प्लांट्स की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी हम इस चैप्टर में करेंगे और उनकी बेसिक ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को हम बोलते हैं एनाटॉमी। प्लांट हैव सेल्स एज द बेसिक यूनिट। हम सब जानते हैं कि हम सब में बेसिक यूनिट प्लांट के, एनिमल में भी वही है, सेल ही है बेसिक यूनिट। देन सेल्स आर ऑर्गेनाइज इनटू टिश्यूज। सेल मिलके बनते हैं टिश्यू, और टिश्यू आगे जाके ऑर्गेनाइज होते हैं ऑर्गन में, और ऑर्गन आगे जाके ऑर्गन सिस्टम में इन एनिमल। प्लांट में तो ऑर्गन तक ही होता है लेवल, है ना। तो यहां पर उन्होंने ऑर्गन ऑर्गन पे बात खत्म कर दी है। अगर यही स्टेटमेंट प्लांट में ऑर्गन सिस्टम के लिए आ जाए तो स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। आप बोलोगे सर इसमें गलत क्या है? सेल्स मिलके टिश्यू, टिश्यू मिलके ऑर्गन, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट। नो, यहां पर टेबल 2.1 पिक्चर में आती है, खेला हो बे। तो है एनसीईआरटी की चीज, पर आपने सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आपको वो सारी बारीकियां कॉन्शियसनेस के साथ पता होनी चाहिए, चेतना के साथ। अब ढूंढने मत जाना चेतना, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गन इन द प्लांट शो डिफरेंसेस इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। अलग अलग प्लांट के अंदर अलग अलग टाइप के इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं। विद इन एंजियोस्पर्म द मोनोकॉट एंड डाइकॉट आर ऑल्सो सीन टू बी एनाटॉमिकली डिफरेंट। तो अपन जब पुष्पीय पादप देखते हैं, एंजियोस्पर्म देखते हैं, तो उसमें मोनोकॉट और डाइकॉट के अंदर भी इंटरनल स्ट्रक्चर यानी एनाटॉमी अलग अलग होती है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑल्सो शो एडेप्टेशन टू डाइवर्स एनवायरमेंट। जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो आपको किस प्रकार से बाहर के विविध प्रकार के एनवायरनमेंट या पर्यावरण के हिसाब से किस तरह से हमारे स्ट्रक्चर्स ढल चुके हैं वो भी दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सिंपल सी चीजें थी चैप्टर के शुरू होने में। द टिश्यू सिस्टम, सीधा ये चैप्टर अब आपका एनसीईआरटी लेवल पे बात करें तो टिश्यू सिस्टम रेगुलर क्लास में आपको याद होगा, मैंने नोट्स में पूरा बेसिक के साथ आपको मेरिस्टेम, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा सब पढ़ाया है, और वो सब पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। तो तभी यहाँ पे जब पेरेन्काइमा में वर्ड आएगा या स्क्लेरिड वर्ड आएगा तो आप कैसे रिलेट करोगे? तो वो नोट्स देख लेना, यहाँ मैं आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी कवर करा रहा हूँ। तो हम टिश्यू स्टडी कर रहे थे, है ना। तो यहाँ पर टिश्यू वेरी करते हैं लोकेशन इन द प्लांट बॉडी। अलग अलग लोकेशन पे प्लांट के अंदर अलग अलग टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वुड ऑल्सो बी डिपेंडेंट ऑन द लोकेशन। अब बात क्या आ गई? ये स्टेटमेंट ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ टिश्यूज डिपेंडेंट ऑन लोकेशन। आप बोलोगे लोकेशन थोड़ी ना सर, लोकेशन तो नहीं, उनका तो स्ट्रक्चर जैसा होगा वैसा फंक्शन होगा, फंक्शन जैसा होगा वैसा स्ट्रक्चर होगा। लोकेशन का क्या बिल्कुल है ना। लेटरल मेरिस्टेम है वो लेटरल ग्रोथ करवा रहा है ना, तो वो आपको पता होना चाहिए। अपाइकल है वो अपाइकल ग्रोथ करा रहा है, उनके अलग काम है, इनके अलग काम है, बीच में बार के उसका अलग काम है। तो फंक्शन और स्ट्रक्चर वेरी करता है एज पर लोकेशन। तो ये ध्यान देना, किसके बेसिस पे? लोकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड लोकेशन देयर आर 3 टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम। अब किसके बेसिस पे 3 टाइप के टिश्यू सिस्टम है? एक तो स्ट्रक्चर एंड लोकेशन, है ना। अब इसमें आपने स्ट्रक्चर एंड लोकेशन के बजाय फंक्शन कर दिया या कुछ और चीज कर दी, है ना, इवोल्यूशन कर दिया, तो गलत हो जाएगा, है ना। स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन के आधार पे हमने 3 प्रकार के टिश्यू सिस्टम बनाए हैं। आप बोलोगे हाँ इवोल्यूशन से ही तो वो स्ट्रक्चर आया होगा, बराबर है? नहीं, एनसीईआरटी क्लियर लिखा है, स्ट्रक्चर एंड
लोकेशन, तो आपको पता होना चाहिए लोकेशन। नाउ तो 3 है, पहला पढ़ते हैं ईटीएस, जिसको अपन बोलते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। नाउ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम forms the outermost covering of the whole plant body and comprises epidermal cells, stomata, epidermal appendages, the trichomes, layers। क्या क्या आता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में? तो एपिडर्मिस की खुद की सेल्स, स्टोमेटा आते हैं जिसको अपन वात रंध्र कहते हैं, एपिडर्मल एपेंडेजेस जो एपिडर्मिस से निकले हुए स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि क्या, ट्राइकोम्स और हेयर्स। ट्राइकोम क्या होते हैं? स्टेम हेयर्स, रूट के अंदर रूट हेयर्स, ठीक है। द एपिडर्मिस इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी। जो प्राथमिक पादप शरीर है उसकी आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है? एपिडर्मिस। अधिचर्म अपन सब जानते हैं, ये तो जूलॉजी में भी पढ़ते हैं। किसके बनी है? इलोंगेटेड, है ना। तो यहां पर इलोंगेटेड की जगह स्मॉल साइज लिख दिया, है ना, गलत हो गया। इलोंगेटेड, लंबी है कह रहे हैं, लॉन्गेटेड, है ना। कॉम्पैक्टली पैक्ड है, यानी पास पास पैक्ड है। क्या उसमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है? ऐसा बोलेंगे तो आप बोलेंगे गलत, गलत हो गया स्टेटमेंट, है ना। कॉम्पैक्टली पैक्ड है। नाउ विच फॉर्म कंटिन्यूअस लेयर? एपिडर्मिस यूजुअली सिंगल लेयर्ड, जनरली सिंगल लेयर्ड होती है। ऑलवेज सिंगल लेयर्ड बोला तो गलत है, ठीक है। जैसे जीरोफाइट होते हैं, है ना, जो मरुद्भिद पादप कहलाते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोले तो जीरोफाइट, डेजर्ट वाले प्लांट, उनमें एपिडर्मिस की लेयर ज्यादा होती है, मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस होती है कई जगह। एपिडर्मल सेल्स आर पेरेनकाइमेटस, यानी किसकी बनी है? पेरेनकाइमा की। एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म लाइनिंग सेल वॉल एंड लार्ज। अब पेरेनकाइमा का स्ट्रक्चर आपको अब याद आएगा, मैंने पढ़ा दिया है तो आप इजीली रिलेट कर लोगे कि हाँ पूरा सेल बनाया था सर ने, पूरा बीच में वैक्यूल था, चारों तरफ डॉट 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 करके साइटोप्लाज्म बनाया था और एक डॉट वाला न्यूक्लियस था, वही वाला स्ट्रक्चर है। तो वो पढ़ लेने का फायदा है कि हाँ अच्छे से अपन कनेक्ट कर सकते हैं। देन द आउटसाइड ऑफ एपिडर्मिस ऑफन कवर्ड विद अ वैक्सी थिक लेयर कॉल्ड क्यूटिकल। एपिडर्मिस के बाहर की तरफ एक वैक्स की लेयर होती है जो कि लिपिड की होती है। लिपिड की लेयर जो होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, तो आपका वाटर के लॉस को रोकेगी, पानी के लॉस को रोकेगी, इसलिए काम आता है। तो क्यूटिकल का फंक्शन क्या है? वाटर लॉस को एपिडर्मिस से रोकना, है ना। तो ये अगर एपिडर्मिस है तो इसके चारों तरफ वैक्सी लेयर है, ऑयली लेयर है, ताकि यहाँ से पसीना बाहर इजीली ना जाए, तो प्लांट को पानी की कमी ना हो, डिहाइड्रेट ना हो जाए, ठीक है। और कहाँ इसका मतलब थिक होगी ये लेयर? लखनऊ के प्लांट्स में नहीं, राजस्थान के प्लांट्स में, डेजर्ट के प्लांट्स में। जहाँ गर्मी ज़्यादा होगी वहाँ क्यूटिकल थिक होगी, जहाँ गर्मी कम होगी या पानी की अवेलेबिलिटी होगी तो वहाँ पर लेयर थिन होगी। और अगर आप हाइड्रोफाइट हो, यानी पानी में प्रेजेंट है प्लांट, तो फिर आपको ज़रूरत ही नहीं है उसकी वैक्सी लेयर की, है ना। तो आपकी नहीं होगी या नेग्लिजिबल होगी। आई बात समझ में? तो ये छोटी छोटी बातें हैं, वो अप्लाई करना है ना, ये तो नॉलेज अप्लाई कर सकते हैं, इतना तो अपन बेसिक अप्लाई करना है। चलो, तो नाउ अब यहां पर इन्होंने थिक लेयर लिख दिया है, पर क्या ये हर टाइप के प्लांट के लिए थिक लेयर होगी? ये हमें समझना होगा, नहीं, है ना। कहां पर थिक, कहां पर मीडियम, कहां पर एब्सेंट। चलो, तो क्या करता है? प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर। क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट्स। ऑब्वियसली रूट्स में क्यों क्यूटिकल लगाओगे? रूट्स में अगर क्यूटिकल लगा दी तो पानी अंदर कैसे जाएगा? ये तो पानी के आने जाने को रोकता है ना। रूट से तो पानी चाहिए, अंदर आना चाहिए, है ना, इसलिए। आई बात समझ में? तो रूट्स के अंदर आपको क्यूटिकल की लेयर एब्सेंट मिलेगी। तो कहां पर क्यूटिकल की लेयर होगी? रूट, लीफ, स्टेम, ऑल ऑफ दिस, तो अपन बोलेंगे रूट्स, ठीक है। इस टाइप का सवाल आ सकता है। स्टोमेटा वो स्ट्रक्चर होते हैं एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं, कहां पर? जनरली लीव्स में या यंग स्टेम में। कहां पर? यंग स्टेम्स में। स्टोमेटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज। स्टोमेटा जो आपके हैं उनके अंदर वातरंध्र हैं, वहां से हवा आना जाना होता है, गैस होता है, पानी बाहर जाता है, जिसको अपन ट्रांसपीरेशन या हिंदी में वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पसीना है, प्लांट्स का पसीना है सिंपल भाषा में, वो कूलिंग मैकेनिज्म है, उससे प्लांट ठंडा होता है, ठीक है। देन ईच स्टोमा इज कंपोज्ड ऑफ 2 बिन शेप्ड सेल्स नोन एज गार्ड सेल्स। तो अगर डाइकॉट की बात करोगे तो उसमें बिन शेप का होता है। कौन से शेप का? बिन। जैसे राजमा होता है, राजमे के शेप का होता है, 2, ठीक है। उनको अपन द्वार कोशिका या गार्ड सेल्स कहते हैं। विच इनक्लोजेस स्टोमेटल पोर। इन ग्रासेस द गार्ड सेल्स आर डम्बेल शेप। और ग्रासेस की फैमिली में कौन से शेप के होते हैं? डम्बेल शेप। अब ये स्टोमेटा का शेप नहीं है, ये किसका शेप है? गार्ड सेल का। पर नीट ने 2018 या 19 में सवाल पूछा था, ग्रासेस के अंदर स्टोमेटा का शेप क्या होता है?
और सब लोग दिमाग एक्स्ट्रा लगाने लग गए कि स्टोमेटा थोड़ी ना गार्ड सेल है, गार्ड सेल तो गार्ड सेल है, गार्ड सेल जहां नहीं है वहां स्टोमेटा, स्टोमेटा है, पोर है, तो पोर इज द स्ट्रक्चर वेर इज देयर इज नो स्ट्रक्चर। तो आप गार्ड सेल को स्टोमेटा थोड़ी बोलोगे, पर ये आया है सवाल और इसका आंसर वही था, डंबल शेप। ज्यादा दिमाग लगा के गलत कर देते हैं, क्योंकि टीचर्स भी डिस्कस कर रहे थे कि यार गार्ड सेल तो गार्ड सेल होते हैं, इसमें घुमाया लगता है, तो अपन शेप बनाते हैं और फिर ऐसा टेट्रागोनल बनेगा कि क्या बनेगा, ऐसे सब दिमाग लगा रहे हैं। नहीं लगाना था, है ना। को अपनी गाड़ी में लाल बटन दिख रहा है, हाँ दबा, नहीं दबाना था, इतना नहीं। आई बात समझ में? चलो, तो आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल्स, अवे, क्या वो क्वेश्चन टेक्निकली गलत बनाया उन्होंने? हाँ, फिर भी आपको वही टिक करना था, ज्यादा नहीं सोचना था, ठीक है। सो सेल्स अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर आर थिन एंड इनर वॉल्स ऑफ द स्टोमेटल पोर आर हाईली थिक। ये मैंने आपको बताया था कि इनर वॉल थिक होती है और आउटर वॉल थिन होती है, उसका लॉजिक भी दिया था, क्योंकि इनर वॉल को प्रेशर लगता है खुलने के लिए, खुलना होता है तो यहाँ ऐसे बंद होती हैं, खुलने के लिए प्रेशर लगता है इस पे चारों तरफ रेडियली, है ना, वो फाइबर्स खींचते हैं इसको, तो वो खींचने के लिए क्या चाहिए? ताकत लगेगी। तो अगर ये पतला होगा और इसको खींचा जाएगा तो ये टूट नहीं जाएगा, बिखर नहीं जाएगा। तो प्रेशर में कौन नहीं बिखरते हैं? जो मोटी चमड़ी के होते हैं, थिक होते हैं। आया समझ में? वो मैसेज इन्होंने दिया है। और जहां प्रेशर नहीं लग रहा है वो चीजें पतली रह गई, सुखड़ी रह गई, वैसा। तो यहां ध्यान देना, इनर वॉल थिक है, आउटर वॉल थिन है। जनरली अपन हमेशा रटते हैं हर किसी स्ट्रक्चर में आउटर वॉल थिक होती है ना, क्योंकि उसको प्रोटेक्ट करना होता है। यहाँ प्रोटेक्शन वाला लोड ही नहीं है ना, यहाँ प्रेशर लग रहा है, उसका लोड है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपकी आउटर वॉल थिन है, इनर वॉल ठीक है। गार्ड सेल पजेसेस, एसर्शन रीजन में भी पूछ सकते हैं कि इसमें इनर वॉल थिक है और आउटर वॉल थिन है, बिकॉज रीजन में डाल दिया फिर कि प्रेशर जो है वो इनर वॉल पे पड़ता है फॉर द स्टोमेटल ओपनिंग। तो ये एसर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। ऐसा भी बन गया, है ना, लॉजिकल चीज है, क्वेश्चन बन सकता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। नाउ गार्ड सेल possesses क्लोरोप्लास्ट एंड रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, आई थिंक ये इसी बार नीट में आया भी था, नीट क्या अपने इस बीटीएस में पेपर में आया भी था। देन a few epidermal cells in the vicinity of guard cell become specialized in their shape and size are non subsidiary cell। guard cell के आसपास, vicinity का मतलब है उसके आसपास बाजू बाजू वाली सेल्स होती हैं, वो स्पेशल सेल होती हैं, नॉर्मल सेल नहीं है, थोड़ी सी स्पेशल है, वो भी खास है गार्ड सेल की तरह। उन सेल को हम कहते हैं सब्सिडरी सेल। सब्सिडरी का मतलब होता है सपोर्ट करने वाली, दोस्त, ठीक है, वो सेल्स है। द स्टोमेटल एपर्चर, एपर्चर का मतलब है वो जो जहां खांचा है। गार्ड सेल्स एंड द सराउंडिंग सब्सिडरी सेल्स आर टुगेदर कॉल्ड स्टोमेटल एपरेटस। पूरा स्टोमेटा का जो एपरेटस है उसमें तीन चीजें आती हैं, तो कौन सी चीज स्टोमेटल एपरेटस का हिस्सा नहीं है, ये करके भी पूछ सकते हैं। कौन कौन सी चीज है ये भी पूछ सकते हैं। तो एक तो वो पोर जो छेद है वो खुद, फिर गार्ड सेल और उसके बाजू वाली सब्सिडरी सेल, ठीक है। ये सारे मिलके क्या बनाते हैं? आपके स्टोमेटा का यंत्र, उपकरण पूरा, जिसको एपरेटस कहते हैं। स्टोमेटा खाली छेद है, स्टोमेटल एपरेटस में तीन चीजें हैं, ठीक है। तो कल को स्टेटमेंट आए कि स्टोमेटा इज मेड अप ऑफ थ्री थिंग्स, ठीक है, स्टोमा, गार्ड सेल्स एंड सब्सिडरी सेल्स। क्या बोले? स्टोमेटा इज नॉट मेड अप ऑफ थ्री थिंग्स, स्टोमेटल एपरेटस इज मेड अप ऑफ थ्री थिंग्स। खेला हो बे, एक एक चीज पे ध्यान देना जरूरी है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कॉन्शियसनेस जरूरी है। क्या जरूरी है? चेतना का स्तर बहुत जरूरी है। तो आइए अपन देखते हैं, ये एपिडर्मल सेल्स हैं आपकी, ये सब्सिडरी सेल्स हैं, ये बाजू वाली जस्ट, ये गार्ड सेल है, उसमें डॉट डॉट बनाया वो क्या है? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और आपका गार्ड सेल है, ये स्टोमेटल पोर है। यहां पर लेबल पूछे तो ये सब्सिडरी सेल है, इसको गार्ड सेल मत लिख देना, ये है गार्ड सेल, ठीक है। और ये एपिडर्मल सेल है ना। अगर यही डायग्राम आप ध्यान से देखो तो ये पाइप जैसा दिख रहा है। अब मैंने यहाँ पे ये डायग्राम में एरो बनाया और यहाँ एक्स लिखा और मैंने पूछा एक्स क्या है, तो यहाँ पर जाइलम का पाइप है ऐसा लिख दिया। आप बोलोगे हाँ पाइप है, पानी ले जा रहा होगा, और स्टोमेटा में तो पानी का लेना लाना जाना चलता भी रहता है, उसके पास होना भी चाहिए स्टोमेटा। पाइप दिख भी रहा है, बराबर है सर। भाई पाइप नहीं है वो, ये लीफ का ऐसा स्ट्रक्चर है, इसमें पाइप ऐसे कैसे आएगा? इतना बड़ा पाइप कैसे होगा? बहुत छोटा होता है जाइलम, सेल है ये पूरी, ठीक है। गलत लेबलिंग, लेबलिंग पे ध्यान नहीं दिया फंस जाओगे।
और मुझे दिख रहा है कि डायग्राम में ये पाइप जैसा दिख रहा है, तो जाइलम या फ्लोएम पूछ लिया तो तुम बायस्ड होके शायद तुम में से कुछ लोग टिक भी कराएंगे, हाँ बराबर है। तो एग्जामिनर ऐसे सोचता है, जहां तुम्हारी सोच खत्म होती है वहां हमारी शुरू होती है। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए किसी भी डायग्राम को, इतने इजी डायग्राम में तुमको क्या ही फंसा सकता है आदमी, ये सोचोगे ना तब मैं बताऊंगा क्या ही फंसा सकता है। ठीक है, अगेन एज आई सेड, ये गार्ड सेल है, ये आपकी गार्ड सेल नहीं है, ये सब्सिडरी सेल है इधर, और ये है स्टोमा, ये वाला। इनर वॉल थिक होती है, ये डंबल शेप के क्लो, ये बिन शेप के, तो ये डाइकॉट है, ये ग्रासेस है। नाउ सेल्स ऑफ एपिडर्मिस बियर अ नंबर ऑफ हेयर्स। अब इनमें हेयर्स भी होते हैं बहुत सारे, है ना, एपिडर्मिस पे। रूट हेयर जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, है ना, ऑफ एपिडर्मल सेल्स, एपिडर्मल सेल्स से ही एक्सटेंड होते हैं, है ना। इसलिए आप इनके ओरिजिन को क्या, एक्सोजीनस, आउटसाइड, है ना, बाहरी उद्भव हुआ है, बाह्य उद्भव कहते हैं हिंदी में। और अगर कोई अंदर के स्ट्रक्चर से बनते हैं, है ना, तो उसको अपन बोलते हैं एंडोजिनस। जैसे कि लेटरल रूट, यानी रूट की ब्रांचेस, रूट की शाखाएं, रूट की शाख अंदर से बन के आती हैं पेरीसाइकल से, अंदर के टिश्यू से, इसलिए उनको बोला जाता है उनका उद्भव या ओरिजिन जो है वो इंटरनल है, अंदर से है। रूट हेयर्स का पूछें तो एक्सटर्नल है, बाहर से, एपिडर्मिस से। करते हैं पानी या उसको ऑब्जॉर्व करते हैं मिनरल को। ऑन स्टेम एपिडर्मल हेयर्स आर कॉल्ड ट्राइकोम। स्टेम के ऊपर एपिडर्मल जो हेयर होते हैं उनको ट्राइकोम बोला जाता है। रूट हेयर हमेशा यूनिसेलर होते हैं, स्टेम सेल यूनि से लेके मल्टीसेलर होते हैं और जनरली मल्टीसेलर होते हैं। ट्राइकोम्स इन द शूट सिस्टम यानी स्टेम के अंदर यूजुअली मल्टीसेलर। ऑलवेज मल्टीसेलर बोला तो गलत है, ऑलवेज बोला तो गलत हो जाएगा। यूजुअली, मोस्टली, जनरली, मेनली बराबर है, तब ठीक है। ऑलवेज नहीं, यूनिसेलर भी हो सकते हैं, ठीक है, पर मोस्टली मल्टीसेलर है। दे मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, तो यहां पर भी सवाल है, दे आर ऑलवेज ब्रांच्ड और दे आर नेवर ब्रांच्ड, दोनों गलत है। ब्रांच भी हो सकते हैं कुछ प्लांट में, अनब्रांच भी हो सकते हैं। दे कैन बी सॉफ्ट और स्टिफ, ऑलवेज सॉफ्ट बोल दिया तो भी गलत है, ऑलवेज कड़क बोल दिया स्टिफ तो भी गलत है। दे मे इवन बी सेक्रेटरी, है ना, सेक्रेटरी नहीं लिखा ये कि सर उसके असिस्टेंट भी होते हैं, नहीं, सेक्रेटरी नहीं है, सेक्रेटरी है, सिक्रीट करते हैं कुछ, है ना, वो इंसेक्ट और कीड़ों को ट्रैप कर लेते हैं उससे, तो वो कीड़े उनको नुकसान नहीं पहुंचा पाते। फिर ट्राइकोम हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस, कई बार वो पानी के लॉस को भी रोकते हैं, क्योंकि जब स्टोमेटा होता है, लेट्स से स्टोमेटा है, तो उसके दोनों ओर से ऐसे ट्राइकोम आके उसको कवर कर लेते हैं, ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन कम हो, वो एक्सपोज नहीं होगा ना, नहीं तो स्टोमेटा एक्सपोज हो जाएगा तो पानी ज्यादा लॉस हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? अब आते हैं अपन दूसरे सिस्टम पे, जीटीएस, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। उसके लिए मैं जस्ट पॉज ले लेता हूं एक जी। तो जीटीएस की बात करते हैं। ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल कंस्टिट्यूट जीटीएस। तो जो एपिडर्मिस का बाहर का टिश्यू है वो, और वेस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम फ्लोएम को छोड़ दो तो सारी चीजें आपकी ग्राउंड टिश्यू ही कहलाती है ना, उसी का पार्ट है। तो इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यू सच एज पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो यहां पर सिंपल टिश्यूज को प्रिफर करा है, कॉम्प्लेक्स नहीं लिखा है। इट इज मेनली मेड अप ऑफ टिश्यू, है ना। पेरेन्काइमा आर यूजुअली प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ एंड मेडुलरी। तो आपको ये पूछा जाए इन 4-5 चीजों को लिख के कि इनमें से कहां कहां पेरेन्काइमा प्रेजेंट होती है, और फिर साथ में जाइलम फ्लोएम भी लिखा होगा, तो आप क्या बोलेंगे, कौन से प्रिक करेंगे? ये 4 गलत आंसर। जाइलम में जाइलम पेरेन्काइमा नहीं होती है, फ्लोएम में फ्लोएम पेरेन्काइमा नहीं होती है, फंस गए। यही काम है, क्या बोला था, जहां आपकी सोच खत्म होती है एग्जामिनर वहीं से शुरू करता है। तो जाइलम में जाइलम पेरेन्काइमा है ना, वो कनेक्ट करना पड़ेगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं। इन प्राइमरी स्टेम, प्राथमिक तने और रूट के अंदर की बात हो रही है, ये कहां पर? प्राइमरी स्टेम में, क्योंकि सेकेंडरी स्टेम के अंदर जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है चीजें बदल जाती हैं, पेरेन्काइमा डेड हो जाती है, स्क्लेरेन्काइमा में कन्वर्ट हो सकती है, इसलिए। नाउ इन पत्तियों में ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड, याद रखें, थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स विच आर कॉल्ड एज मिजोफिल। तो मिजोफिल कैसी हैं, थिन वॉल की थिक वॉल्ड? तो थिन वॉल्ड पता होना चाहिए। अब टीएस पे आ जाते हैं, लास्ट टिश्यू सिस्टम। फिर तो आपका, अरे इसको क्या हो गया, लास्ट टिश्यू सिस्टम। तो ये आपकी रेडियल अरेंजमेंट है, रूट के अंदर होता है रेडियल,
ये आपके कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट है स्टेम की, और बीच में अगर आपको कैम्बियम नहीं दिख रही है तो ये मोनोकॉट का स्टेम होना चाहिए, क्योंकि कॉन्जॉइंट कोलेटरल क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल। और यहाँ आपको कैम्बियम दिख रही है, ये इसका मतलब ये कौन सी है, कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन। ये डाइकॉट की होगी स्टेम की, डाइकॉट रूट, मोनोकॉट या डाइकॉट दोनों रूट में आएगा। तो फिर मोनोकॉट डाइकॉट दोनों के अंदर रेडियल अरेंजमेंट होगी, तो डिफरेंशिएट कैसे करोगे कि कौन मोनोकॉट की रूट है कौन डाइकॉट की रूट है? नंबर ऑफ जाइलम बंडल्स 6 से कम है, 6 से कम है तो डाइकॉट, 6 से ज्यादा है तो पॉली आर्च कंडीशन होगी तो मोनोकॉट। और रूट के अंदर एक्सार्च अरेंजमेंट होगा चाहे मोनोकॉट हो या डाइकॉट हो, और स्टेम के अंदर एंडार्क अरेंजमेंट होगा चाहे मोनोकॉट हो या डाइकॉट हो। आई बात समझ में? चलिए, और लीफ के अंदर ये अरेंजमेंट होगा, लीफ के अंदर भी आपका कॉन्जॉइंट कोलेटरल क्लोज्ड होगा चाहे डाइकॉट लीफ हो, क्योंकि लीफ के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है चाहे डाइकॉट हो या मोनोकॉट हो, इसीलिए लीफ में भी आपको कॉन्जॉइंट कोलेटरल क्लोज्ड मिलेगा। डाइकॉट लीफ करके वो ओपन करके पूछेंगे, आप बोलोगे हाँ डाइकॉट में तो सेकेंडरी ग्रोथ होती है ओपन, गलत, वहां फंस गए, इजी क्वेश्चन था, फंस गए। चलो थ्योरी पढ़ लेते हैं। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम कंपोज्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, द फ्लोएम एंड, अब देखो पढ़ के आया कॉम्प्लेक्स। ग्राउंड टिश्यू में क्या बोला था, सिंपल टिश्यू से मेनली बने हुए हैं, है ना, मेनली, ऐसा नहीं कि ऑलवेज, कुछ हो सकता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू पर मेनली। यहां पर देखो आपको मिलेंगे कॉम्प्लेक्स, जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर कंस्टिट्यूट बंडल। अब डाइकॉट स्टेम जो होते हैं उसमें कैम्बियम प्रेजेंट होती है जाइलम, इसलिए इनको अपन क्या बोलते हैं, प्रेजेंस ऑफ एबिलिटी टू फॉर्म सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, इसलिए इनमें सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बन सकते हैं, कैम्बियम प्रेजेंट है तो। हैंस इनको अपन क्या बोलते हैं, ओपन वेस्कुलर बंडल। इन द मोनोकॉट द वेस्कुलर बंडल हैव नो कैम्बियम in them, hence since they do not form secondary tissue they are referred as closed। ये कुछ नहीं बनाते, इनको अपन क्लोज कहते हैं। when xylem and phloem within a vascular bundle are arranged in alternate manner along the different radius, अलग अलग रेडियस पे हैं, जैसे ये रेडियस पे ये है, ये वाले रेडियस पे ये वाले रेडियस पे ये है, ये वाले रेडियस पे ये बात हो रही है ना, तो इसको रेडियल अरेंजमेंट कहते हैं, अलग अलग रेडियस पे अल्टरनेटिवली, है ना। तो ये है, इसको अपन बोलते हैं रेडियल इन रूट्स, आर आर, ठीक है, रेडियल रूट। नाउ अगर कॉन्जॉइंट टाइप के वेस्कुलर बंडल होते हैं तो जाइलम एंड फ्लोएम आर जॉइंटली सिचुएटेड एट द सेम रेडियस। कैसे? तो ये जब होगा तो ये सेम रेडियस पे फ्लोएम भी आ रहा है और जाइलम भी आ रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें? सिंपल हो गया, वीटीएस इजी नहीं, खत्म हो गया, है ना। अब 2 लाइन बची बस, चलो। कॉमन इन स्टेम एंड, कहां बोल दिया आप, इस पे ध्यान देने की जरूरत है, लीव्स पे। स्टेम तो तुमने रट लिया है, ध्यान है तुमको, लीफ ध्यान नहीं जाता है, ठीक है। द कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल आर यूजुअली हैव फ्लोएम लोकेटेड ओनली ऑन द आउटसाइड ऑफ जाइलम। क्या बोला है इसमें? इन जनरल है, ये ऑलवेज नहीं होता है, पर इन जनरल कौन सी साइड पे होता है, बाहर, और जाइलम अंदर की तरफ होता है इन जनरल। आगे बढ़ते हैं, एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट प्लांट्स। अब टिश्यू सिस्टम हो गए, अब आपको टीएस की बात चलेगी, बस टीएस अपन 5-6 हैं वो पढ़े और आपका चैप्टर खत्म, पूरा रिवाइज हो गया ना। आप बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं। कौन से सेक्शन, इस पे ध्यान देना है, लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन, ट्रांसफर सेक्शन, वर्टिकल सेक्शन, क्या लेते हैं, सब कुछ मैटर करता है एनसीईआरटी का, ठीक है। कौन से जोन का ले रहे हैं, ठीक है, सब कुछ मैटर करता है। अब ये इन जनरल बोला है, कहीं पे उन्होंने यंग स्ट्रक्चर लिया होगा, लेकिन ये भी बता दूं, ठीक है, ये इन जनरल में बोला हुआ है, तो जब इस स्टेटमेंट के रेस्पेक्ट में बात आएगी मैच्योर रीजन लेना, उसके पर्टिकुलर ले लेना, बताऊंगा मैं, अभी यंग भी लिखा है कहीं पे, इसलिए ठीक है। हर एक बात पे ध्यान देना है ना, हर एक बात पे पूछते हो कि तू क्या है, तू ही बताओ कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, वो वाला सीन है। तो डाइकॉट रूट की बात करते हैं, सबसे पहले डाइकॉट रूट। अब देखो आप पूछेंगे तो हुआ है ऑफ कौन सी रूट, सनफ्लावर रूट, पूछ सकते हैं कि ये टीएस किस ऑर्गेनिज्म का है, सनफ्लावर का है, बिन का है, गेहूं फैमिली का है, किसका है, ठीक है। द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, अब ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, आउटर मोस्ट लेयर का एक और नाम है एपीब्लेमा, यानी समझ में आना चाहिए यहां पर डाइकॉट के अंदर एपिडर्मिस का नाम एपीब्लेमा होता है, और पिलाई फेरस लेयर भी बोलते हैं क्योंकि उस पर रूट के
हेयर्स होते हैं पिलाई जैसे, पिलाई यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर, तो पिलीफेरस लेयर या पिलाई फेरस लेयर भी बोल सकते हो, एपिब्लेमा भी बोल सकते हो, एपिडर्मिस भी बोल सकते हो, ठीक है। Then, many of the cells of epiderma protrude in the form of unicellular root hair. Unicellular हमेशा root hair हमेशा unicellular है, चाहे monocot हो कि dicot हो. The cortex consists of several layer of thin-walled parenchyma cell. अब सीधा cortex की बात आई, क्योंकि root में generally hypodermis नहीं होता है, क्या होता है, सीधा cortex आ जाता है, general cortex, है ना। नहीं तो इन जनरल कॉर्टेक्स जो होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस। यहां पर रूट के अंदर हाइपोडर्मिस लेयर जनरली एब्सेंट होती है, कुछ बुक्स में इसको एक्सोडर्मिस के नाम से दिया हुआ है, पर अपने एनसीईआरटी में ये टर्म नहीं है, तो अपन तो क्या बोलेंगे, जनरली एब्सेंट, ठीक है। कॉर्टेक्स इसकी बनी होती है पैरेन्काइमा, किस वॉल के होते हैं, ध्यान देना है, अभी कहीं थिक वॉल आएगा इसलिए गेम है आगे, बता रहा हूं, हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, कहां थिन वॉल्ड बोला है, कहां थिक वॉल्ड बोला है, ये आ रहा। चलिए नाउ, अब यहां पर क्या बोला है, कॉर्टेक्स के अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट हैं कि एब्सेंट हैं प्रेजेंट है ना, स्पेस है। नाउ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस, है ना, कंप्राइज ऑफ द सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस, इनमें बीच में कोई स्पेस नहीं होता है। तो एंडोडर्मिस ऑफ द डाइकॉट रूट या सनफ्लावर रूट है फॉलोइंग कैरेक्टर्स, और विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर दैट एंडोडर्मिस, शेप बैरल का, है ना, ढोलक जैसा, यानी हिंदी में बोलें तो बैरल शेप्ड, ढोलक जैसा। दूसरा, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, ठीक है, और मोस्टली कैसी लेयर होती है, सिंगल लेयर, ध्यान रहेगा। चलो, the tangential as well as radial wall of the have a deposition permeable waxy material called suberin, कैस्पेरिन, ठीक है, सुबेरिन वैक्सी मटेरियल पूरा बताया था, टेंजेंट साइड वाली, इधर वाली वॉल और इधर वाली वॉल सब पैक है, टेंजेंशियल या रेडियल वॉल सब पैक है, किससे, वैक्सी लेयर से। क्या नाम है वैक्सी लेयर का, सुबेरिन। सुबेरिन वैक्स होने से क्या फायदा है या नुकसान है, बाहर से अंधाधुंध पानी उससे अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि वैक्स पानी को अंदर जाने नहीं देता है। तो अब अगर पानी को अंदर जाना है तो वो प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू ही अंदर जाएगा, सेल्स के थ्रू। तो ये पॉइंट हो गया, इसकी वजह से पानी की बाहर से लगातार रूट जमीन में, इसका मतलब ये थोड़ी पानी आते रहेगा, जरूरत से ज्यादा पानी भी पीना अच्छा नहीं होता है ना, राइट। तो प्लांट कहाँ सूसू करने जाएगा, वो तो नहीं जा सकता, पानी ज्यादा लेगा ही नहीं वो, तो वो कंट्रोल करता है पानी की एंट्री को, कैसे करता है, ये रहा चेक पॉइंट, आ गया समझ में। तो जरूरत से ज्यादा पानी अच्छा नहीं है, कैसे नहीं, देख लो। तो इन्होंने रोक लिया। नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस ऑफ टू लेयर्स ऑफ, ध्यान दिया जाए, जैसा थिक वॉल्ड बोला गया है, थिक वॉल्ड पेरेन्काइमा की सेल, अपन जनरली क्या बोलते हैं, पेरेन्काइमा की सेल थिन वॉल्ड होती हैं। इनके लिए एक टर्म भी है, एनसीईआरटी नहीं दी, मैं बताता हूँ, इसको प्रोजेनकाइमा कहते हैं, ठीक है। पेरेन्काइमा का वो वर्जन जो थिक वॉल्ड होता है रूट, उसको प्रोजेनकाइमा। नाउ ये होती है जो कहाँ क्या बनाती है, पेरीसाइकल। तो पेरीसाइकल में थिक वॉल्ड पेरेन्काइमा, थिन वॉल्ड पेरेन्काइमा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेरी नजर में, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देन इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट एंड वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन दिस सेल्स, यही है जो आप वेस्कुलर कैम्बियम को इनिशिएट करेंगे, उसका टुकड़ा बनाती हैं डाइकॉट्स में, और यही है जो आपके लेटरल रूट, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, यानी रूट की शाखाएं, ब्रांचेस बनती हैं। देन द पिथ इज स्मॉल और इनकंस्पाइक्यूअस, जो पिथ या मेड्यूला होता है जो सेंटर में होता है, ये छोटा होता है और इनकंस्पाइक्यूअस होता है, ठीक है, आया समझ में। सॉरी, ये तो आपका रूट की बात चल रही है, डायग्राम गलत है, उस डायग्राम के रेफरेंस में, हाँ, यही है, सॉरी, यही है, ये वाला पार्ट, ये छोटा होगा, ठीक है। The parenchyma cells in which lie between the xylem and phloem are called conjunctive tissue, जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में होती हैं, ये आपका क्या है, ये जाइलम, यहाँ पर आपका फ्लोएम, ये रहा फ्लोएम, ठीक है, जाइलम, तो उनके बीच में रहा फ्लोएम, ठीक, और जाइलम के बीच में जो सेल्स होंगी कंजक्टिव टिश्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, और वो आपके क्या करते हैं, डी डिफरेंशिएट होकर पार्ट ऑफ द कैम्बियम बनाते हैं, है ना। एक तो पेरीसाइकिल बनाता है और एक ये लोग बनाते हैं,
चलो आगे बढ़े, कोई दिक्कत? ठीक, तो यहाँ के कुछ टिश्यूज, यहाँ के और यहाँ के, ये मिलके आपके बनाएंगे इतना टुकड़ा, ये और ये मिलके बनाएंगे, ये और ये मिलके बनाएंगे, ऐसे। तो ऐसे आपका बनेगा, और यहाँ प्रोटोजाइलम फेसिंग पेरिसाइकल बनाएगा, ये रहा। ठीक है, यहाँ पर आपका प्रोटोजाइलम फेसिंग पेरिसाइकल, और यहाँ पर आपका ये टिश्यू बनाएंगे। मैं आपको डायग्राम से वापस क्लियरली बता देता हूँ, रुको। एक तो ये पार्ट बनेगा जाइलम फेसिंग पेरिसाइकल से, ये रहा, यहाँ पे बनेगा टुकड़ा। ठीक है, ये पेरिसाइकल से बनेगा यहाँ से, और एक टुकड़ा आपका कहाँ बनेगा, इनके एरिया में, जाइलम और सॉरी इधर 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 इधर। तो ये ऐसे मर्ज होंगे फिर आगे जाके, ऐसे ये रिंग बन गई, ये कैम्बियम रिंग। बाद में वो यहाँ पर डिवीजन ज्यादा होता है अंदर की तरफ जाइलम का, और फ्लोएम कम बनता है, तो इसको फ्लोएम को पुश कर देंगे बाहर की तरफ, तो ये रिंग फिर सर्कुलर बन जाएगी। अभी ये वेवी रिंग कहलाती है, वेव जैसी है ना, अंदर बाहर ऐसी बनती है। आया समझ में? चलो, तो आपके कंजक्टिव टिश्यू कहाँ है, इस एरिया में, ये रे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये बनाएंगे आपके, किसका टुकड़ा बनाएंगे ये लोग, कैम्बियम का। ठीक, और बाकी टुकड़ा कौन बनाएगा, ये पेरिसाइकल की इधर की लेयर। ठीक है, चलो बढ़े आगे, कोई दिक्कत, समझ में आया? अब initiation of lateral root and vascular cambium during the secondary growth takes place in these cells. The pith is small or inconspicuous. pith जो होता है वो छोटा और inconspicuous होता है। inconspicuous का मतलब small, not clearly visible। ठीक है, क्यों होता है इसका लॉजिक भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि आपको सेकेंडरी ग्रोथ होने के टाइम पे जाइलम को जगह देनी होती है सेंटर में, अंदर की तरफ जाइलम आता जाता है ना, और ये रूट है, रूट का काम है पानी लाना, तो इनको जाइलम ज़्यादा चाहिए। तो जाइलम को जगह देने के चक्कर में पित्त को जगह नहीं दे पाते हैं, किसी एक को ही जगह दे पाएंगे, है ना, वो वाली चीज़ है। तो इसलिए नाउ पेरेन्काइमेटा सेल्स विच लाई बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉल्ड कंजक्टिव टिश्यू, ये बता दिया। देर आर यूजुअली 2 और 4 जाइलम पैचेस। अब इधर 2 to 4 लिखा है, कुछ बुक्स में 2 to 6 लिखा है। ठीक है, डाइआर्क टू टेट्रार्क या डाइआर्क टू हेक्सार्क, ये आपके डाइकॉट की कंडीशन है। हेक्सार्क से ऊपर होगा तो आप पॉलीआर्क बोलते हैं, और वो आपका मोनोकॉट की रूट में है। लेटर अ कैम्बियम रिंग डेवलप्स बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, कैसे डेवलप होती है ये आपके सामने डायग्राम। ठीक है, और बाद में वो यहाँ हम इसको प्रेशर देती है इस एरिया में और इधर, और ये आपका ऐसा बन जाता है। ये आपकी वेस्कुलर कैम्बियम है, 2 जगह से आती है, पेरिसाइकल के टुकड़े जाइलम फेसिंग है, और दूसरा कंजक्टिव टिश्यू। कौन है कंजक्टिव टिश्यू, पेरेन्काइमा सेल्स, जो डी डिफरेंशिएट होके आपके टुकड़ा बनाएंगे कैम्बियम का, वेस्कुलर कैम्बियम का। ठीक है, कहाँ होते हैं, बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, कंजक्शन, बीच में, जंक्शन पे। ठीक, बढ़े आगे। तो द पेरेन्काइमा सेल्स व्हिच लाई, ये तो हो गया। देयर आर यूजुअली 2 4, ये भी हो गया। लेटर रिंग डेवलप्स बिटवीन ऑल टिश्यू ऑन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस सच एज पेरिसाइकल आर कॉल्ड स्टिल। एंडोडर्मिस के अंदर के सारे टिश्यू स्टिलर टिश्यू कहलाते हैं, स्टिल कहलाते हैं। आया समझ में? ये डेफिनेशन में बता चुका हूं आपको क्लास में। ठीक है, क्लियर? आपको कोई पूछे स्टिलर टिश्यू जो होते हैं वो हमेशा क्या कहते हैं, लिविंग होते हैं, ट्रू है? सारे के सारे लिविंग होते हैं, ट्रू है? नहीं। सारे के सारे नॉन लिविंग होते हैं, ट्रू है? नहीं। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, ट्रू है। क्यों? क्योंकि वेस्कुलर बंडल जाइलम होता है, जाइलम में वेसल्स होंगे, वेसल्स नॉन लिविंग है, लेकिन जाइलम में ही पेरेन्काइमा है, वो लिविंग है। यहीं पे आंसर खत्म हो गया, लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। ठीक है, तो कल को कोई पूछे स्टिलर टिश्यू सारे लिविंग होते हैं, गलत। सारे नॉन लिविंग होते हैं, गलत। इट इज मिक्सचर ऑफ लिविंग नॉन लिविंग, यस। आया समझ में? इस टाइप से। अब ये डायरेक्टली नहीं लिखा है ना, अपन ने उसको इंटरप्रिट करना पड़ेगा अपनी नॉलेज से। तो ये हिडन चीजें हैं, इस एंगल से भी सोचा करो। देन चलो अब अपन ऊपर चल के डायग्राम के लेबलिंग को समझ ले। अब देखो, इसमें कोई आपको पूछे कि एंडोडर्मिस की सेल का या ये पित्त की जो सेल है उसका प्लॉइडी लेवल क्या होगा, बता सकते हो? 2n, स्पोरोफाइटिक टिश्यू है ना, रूट स्टेम लीफ पढ़ रहे हैं अपन, तो इसमें तो स्पोरोफाइट होगा मेन प्लांट बॉडी, तो 2
एक तो ये तरीका हो गया। फिर रूट हेयर यूनिसेलर होंगे, आउटर मोस्ट होंगे, एक्सटर्नल अपेंडेजेस होंगे, एपिडर्मिस या एपिब्लेमा या पिलीफेरस लेयर। यहां पर आपको क्यूटिकल की लेयर नहीं मिलेगी। कॉर्टेक्स आ गया सीधा। कॉर्टेक्स मल्टी लेयर्ड है, बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस मिल रहे हैं, जनरली पेरेन्काइमा का बना है। फिर आपका क्या आएगा, एंडोडर्मिस, ये रहा एंडोडर्मिस बना दिया, उस पर कैस्पेरिन स्ट्रिप बना दिया, उस पर आपका दोनों टेंजेंशियल और रेडियल वॉल पे क्या लगा हुआ है, सुबेरिन, जो कि वैक्स है, जो पानी को अंदर आने से रोकता है। अब पानी को जाना है तो सिर्फ कुछ जगहों से जहां प्लाज्मोडेस्माटा से एंट्री होगी तो लिमिटेड एंट्री होगी, अंधाधुंध पानी अंदर नहीं जाएगा। देन ये आपका पेरिसाइकल की लेयर, फिर आपके प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। अब इसमें देखो, रूट के अंदर प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होता है और मेटाजाइलम अंदर की तरफ, इसको आप एक्सार्च कहते हैं। ठीक है, तो ये छोटा वाला जाइलम बाहर है और मोटा वाला जाइलम अंदर है, तो इसको आप बोलते हैं एक्सार्च अरेंजमेंट। इसलिए आप इसको ऐसा बनाते हैं हमेशा, देखना ऐसा, यहां डायमीटर ज्यादा है और यहां कम है। इसका मतलब क्या है, ये प्रोटोजाइलम है और ये मेटाजाइलम है, इसका मतलब ये होता है। और अगर ऐसा बना हुआ मिले, इसका मतलब एंडार्क है, क्योंकि अंदर की तरफ छोटा और बाहर की तरफ बड़ा है। समझ में आया ना कि अपन ऐसा क्यों बना देते हैं इसी चीज को, वो है। फिर पिथ आपका सबसे सेंटर में ये वाले एरिया में होगा। ठीक है, ये रहा फ्लोएम, ठीक है, ये जाइलम है। और 2 से 4 होते हैं, तो आपको डायग्राम देख के ही समझ में आ जाना चाहिए। अगर 4 दिए हैं जाइलम तो ये क्या है, डाइकॉट के रूट है, और 4 से ज्यादा दिए हैं तो मोनोकॉट के रूट है। सिंपल, क्लियर। और स्टेम बहुत अलग है, स्टेम को तो अपन डिफरेंशिएट करते ही हैं, वहां तो कॉन्जॉइंट सिस्टम होता है, यहाँ तो रेडियल दिख रहा है ना, तो स्टेम वहीं रूल आउट हो गया, पत्तियां वहीं रूल आउट हो गई। ठीक है, चलो, तो डायग्राम समझ जाना है किसका है, 2 सेकंड में समझ जाना है। अब आते हैं अपन मोनोकॉट की रूट पे। डायग्राम भी है, डायग्राम यहीं पे देख लेते हैं। रूट हेयर, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, कैस्पेरियन स्ट्रिप, फिर पेरिसाइकल। लेकिन यहां पर पेरिसाइकल आपकी लेटरल रूट बनाएगा, लेकिन वो कैम्बियम नहीं बनाएगा, क्योंकि ये मोनोकॉट है। मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है, फ्लोएम, प्रोटोजाइलम वही, मेटाजाइलम, ये रहा मेटाजाइलम अंदर, छोटा वाला जाइलम बाहर, और ये बीच में आपका पिथ। लेकिन यहाँ वेल डेवलप पिथ होगा, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ होती नहीं है, तो सेकेंडरी जाइलम बनेगा ही नहीं, तो पिथ को जगह मिलेगी, अच्छे से स्पेस मिलेगा, है ना। इसलिए नंबर ऑफ जाइलम देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 से ज्यादा जाइलम बंडल है, ये पूरा एक बंडल कहलाता है ये। तो ऐसे बंडल 6 से ज्यादा हैं तो इसको पॉली आर्च या पॉली आर्क कहते हैं। और इस कंडीशन को देखते आपको समझ जाना है ये कौन सी रूट है, मोनोकॉट। और रेडियल अरेंजमेंट है यानी रूट है, और 6 से ज्यादा है यानी मोनोकॉट की रूट है। खेम खत्म। चलो जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट इज सिमिलर टू डाइकॉट रूट इन मेनी रेस्पेक्ट, बहुत सारे रेस्पेक्ट में सिमिलर है, इसलिए अपन जल्दी से पढ़ सकते हैं। इसमें एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकल है, वेस्कुलर बंडल है, पिथ है। एज कंपेयर टू डाइकॉट रूट, यहां पर क्या है, डाइकॉट रूट में कम जाइलम होते हैं और इनमें ज्यादा होते हैं। दे आर यूजुअली मोर देन 6, आ गया, मोर देन 6। तो इसको अपन कंडीशन को पॉली यानी मैनी आर्च जाइलम बंडल कहते हैं। पिथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड, ये भी मैंने समझाया लॉजिकली। 2 डिफरेंस मेन है, जाइलम का नंबर और वेल डेवलप्ड है, वही हाईलाइट करना है और क्या। ठीक है, और ये सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करेंगे क्योंकि मोनोकॉट है, कॉमन सेंस है ये तो। अब ठीक, बढ़े आगे अगले स्ट्रक्चर पे। रिवाइज हो गया अच्छे से, डायग्राम देखते ही पहचान लोगे किसका है। डायग्राम दिया, पहचान कौन, पूछेंगे तुरंत 2 सेकंड में पता चलेगा ना। ठीक, चलो, कॉन्फिडेंस आ रहा है एनाटॉमी पे थोड़ा। हाँ, डाइकॉट स्टेम की बात करते हैं अब अपन। अब अगेन दिया है, यहां पर देखो क्या बोला है, यहां मैच्योर पार्ट ना लेके यंग लिया है, क्योंकि मैच्योर पार्ट ऑफ डाइकॉट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ हो चुकी होगी, और सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से वहां बार्क वार्क बन जाएगा ज्यादातर। ठीक है, तो वहां पर फिर आपको कॉर्टेक्स और वो गायब होते हुए दिखेगा, फिर सेकेंडरी कॉर्टेक्स आएगा, वो सब बताना पड़ेगा। तो ये उसको सिंप्लीफाइड वे में आपको यंगर स्टेम बता रहे हैं। इसमें वही होगा, एपिडर्मिस सबसे आउटर मोस्ट प्रोटेक्टर होगा स्टेम की। ठीक है, और क्या क्या होगा इसमें, वही स्टेम में तो, यंग स्टेम में तो क्यूटिकल हो सकती है, ओल्डर स्टेम में जरूरत नहीं है, यंग स्टेम में तो होगी। तो यंग स्टेम में थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल है, में बियर ट्राइकोम। कुछ प्लांट में स्टेम के हेयर्स होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं। ठीक है, जो स्टेम हेयर्स होते हैं, अपन ने पढ़ा है कौन सी जगह पे, मालवेसी में एक तो हेयर्स पढ़े हैं, एक अपन ने पढ़े हैं टोमेटो वाली फैमिली में, सोलेनेसी में, है ना। चलो नाउ
जगह पे स्टोमेटा भी यंग स्टेम में मिल सकते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, यहाँ भी बता रहा हूँ। दिस सेल्स अरेंज इन मल्टीपल लेयर बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिक्स। फिर कॉर्टेक्स होती है, उसकी मल्टीपल लेयर होती हैं, बोल रहे हैं और क्या है। कंसिस्ट ऑफ 3 सबजोन। कॉर्टेक्स के यहाँ पर 3 सबजोन है, वही अभी थोड़ी देर पहले बताया था। क्या? आउटर मोस्ट जो होगा वो हाइपोडर्मिस, बिलो द डर्मा, स्किन के जस्ट नीचे है तो हाइपोडर्मा, ठीक है। किसका होगा? फ्यू लेयर्स ऑफ कॉलन कायमा। यहां पर ध्यान देना है, लिविंग फ्लेक्सिबल मैकेनिकल टिश्यू। 2 टाइप के मैकेनिकल टिश्यू होते हैं हमारे यहाँ, एक तो कठोर जिसको स्क्लेरेन कायमा कहते हैं जो डेड होते हैं, और एक फ्लेक्सिबल मैकेनिकल टिश्यू जो लिविंग होते हैं जो कॉलन कायमा है, ठीक है। नाउ ठीक है, जस्ट बिलो द एपिडर्मिस व्हिच प्रोवाइडेड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू स्टेम, ठीक है। चलो अब कॉर्टेक्स की जो लेयर है, कॉर्टिकल लेयर यानी कॉर्टेक्स लेयर, बिलो द एपिडर्मिस आर राउंडेड थिन वॉल्ड पेरेन्काइमा। ये टिपिकल जनरल कॉर्टेक्स की बात हो रही है, जो हमेशा याद रखना, कॉर्टेक्स और मेड्यूला, कोई भी टीएस होगा, किसी का भी पढ़ो, रूट स्टेम लीफ, किसका बना होगा? पेरेन्काइमा, और थिन वॉल्ड और लिविंग, ठीक है, कॉमन है वो, उसमें लोड लेना ही नहीं है। और इसमें कंस्पाइक्यूअस इंटरसेलुलर स्पेसेस है। कंस्पाइक्यूअस का मतलब क्या है? क्लियरली विजिबल, बड़े बड़े गैप हैं, बड़े बड़े गैप हैं। किसकी बात हो रही है? डाइकॉट स्टेम। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। सबसे अंदर की लेयर एंडोडर्मिस होती है। रिच इन स्टार्च, तो इसको अपन कहते हैं स्टार्च शीथ। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि स्टार्च शीथ किसको बोलते हैं, तो एंडोडर्मिस ऑफ डाइकॉट स्टेम। ये भी बैरल शेप्ड होते हैं। डाइकॉट की रूट हो या स्टेम हो, दोनों ही क्या है? बैरल शेप्ड है, यानी ढोलक जैसे दिखते हैं। लेकिन यहां पर खाना स्टोर कर रहे हैं, किस चीज का? स्टार्च का ना, ठीक है। पेरीसाइकिल, तो आपको कल को बोले कि हमने एक डाइकॉट प्लांट लिया था, उसके एंडोडर्मिस को आइसोलेट किया था, उसके है ना, उस सेल का लाइसिस कराया, और फिर या उन सेल्स के ऊपर हमने आयोडीन डाला, तो कौन सा कलर मिलना चाहिए? ब्लू। स्टार्च का टेस्ट क्या होता है? फोटोसिंथेसिस, ब्लू। अब ये सवाल फोटोसिंथेसिस का था, हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया, पूछा जा सकता है, नॉलेज तो वही है, रिश्ता वही, सोच नहीं। तो ये है, ठीक है। अब पेरीसाइकिल कैसा होता है उसकी चर्चा करते हैं। चलो कहाँ चला गया रे? हाँ, साइकिल प्रेजेंट ऑन इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस एंड अबव द फ्लोएम इन द फॉर्म ऑफ सेमिलुनार पैच। ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेमी का मतलब होता है हाफ, ल्यूनार यानी मून, पैचेस में होता है स्क्लेरेनकाइमा की। किसका बना है? स्क्लेरेनकाइमा का। आधे चंद्रमा जैसे शेप का होता है, हाफ मून, है ना, तो सेमी ल्यूनार। किसका बना है? स्क्लेरेनकाइमा। यानी पेरीसाइकिल इन डाइकॉट स्टेम इज डेड, और स्ट्रेंथ दिलाएगा। लेकिन पेरीसाइकिल इन रूट्स इज नेवर डेड, चाहे मोनोकॉट की हो कि डाइकॉट हो। आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, मोनोकॉट में तो सेकेंडरी ग्रोथ वैसे भी नहीं करानी, तो पेरीसाइकिल से क्या काम? लेटरल रूट बनवाता है। जिस आदमी को कुछ बनवाना है वो तो जिंदा होना चाहिए ना, मरा हुआ कैसे बनवाएगा? कुछ पैदा कैसे करेगा? मरा हुआ आदमी के बच्चे पैदा हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, सिंपल सी बात। तो पेरीसाइकिल इन मोनोकॉट रूट बनाएगा लेटरल रूट, पेरीसाइकिल इन डाइकॉट रूट बनाएगा लेटरल रूट तो बनाएगा ही, एंड कैम्बियम का टुकड़ा जो मैंने डायग्राम में समझाया था, 2 चीजें करता है, तो वहां हमेशा लिविंग होगा। तो पेरीसाइकिल इन एनी रूट इज ऑलवेज लिविंग, रिमेंबर दैट। ट्रू है। पेरीसाइकिल इन डाइकॉट स्टेम इज डेड, स्क्लेरेनकाइमा, हाफ मून, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। In between the vascular bundles, there are few layers of radially placed parenchyma cells. Vascular bundle के बीच में radially यानी रेडियस इस डायरेक्शन में ऐसे, ये पेरेनकाइमा की सेल्स होते हैं, उसको बोलते हैं रे पेरेनकाइमा या रेडियल पेरेनकाइमा या पिट्यू मेडुलरी रेज या पिथ रेज, सब इसी के नाम है, ठीक है ना। जिनको मेडुलरी रेस कहते हैं, किरणों की तरह निकले हुए ऐसे। लार्ज नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल आर अरेंज्ड इन ए रिंग, और रिंग अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकॉट स्टेम। तो डाइकॉट स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वो रिंग जैसा दिखना। ईच वैस्कुलर बंडल इज कॉन्जॉइंट ओपन, क्योंकि यहां पर कैम्बियम है, विद एंडार्क यानी प्रोटोजाइलम किस तरफ है? अंदर की तरफ। एंड लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पेरेनकाइमा सेल्स विद लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोर्शन विच इज नोन एज पिथ। तो पिथ या मेड्यूला डाइकॉट के स्टेम के अंदर
वेल डेवलप्ड है, रूट के अंदर नहीं है। यहाँ तो है, वेल राउंडेड है, प्रॉपर राउंड शेप के हैं, बड़े बड़े से हैं, स्टोर फूड स्टोर करते हैं, मेड्यूला बनाते हैं, और स्पेस भी प्रेजेंट है। रूट में डाइकोट की कम प्रेजेंट है। ठीक है, आगे बढ़े, चल रहा है फंक्शन से, ठीक है। मोनोकॉट के स्टेम की बात करते हैं अब अपन। मोनोकॉट स्टेम है स्क्लेरेनकाइमा हाइपोडर्मिस, यहां पर यूनिक फीचर है। उधर अपन ने कॉलेनकाइमा की हाइपोडर्मिस देखी थी, स्क्लेरेनकाइमा की हाइपोडर्मिस है, और रूट के अंदर हाइपोडर्मिस एब्सेंट है, एनसीईआरटी के हिसाब से गायब है, बात ही नहीं करी है। नाउ अ लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय स्क्लेरेनकाइमा का बना है शीथ, स्क्लेरेनकाइमा का, ठीक है, बंडल शीथ, एंड स्पाइक्यूअस पेरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू होते हैं। मोनोकॉट है, मक्का जो है वो किसका एग्जांपल है, मेज, मोनोकॉट का। मेज के बंडल शीथ सेल्स में C4 साइकिल होता है, याद आ रहा है फोटोसिंथेसिस। तो बंडल शीथ सेल स्क्लेरेनकाइमा की, यानी C4 साइकिल कैसे करेगा कोई, खाना कैसे बनाएगा मरा हुआ सेल, तो वो एक्सेप्शन है। जो मोनोकॉट C4 साइकिल फॉलो करते हैं उनकी बंडल शीथ सेल्स स्क्लेरेनकाइमा की नहीं है, वो लिविंग है। आया समझ में, लगा झटका, नॉलेज कहां से कनेक्ट करनी है, फोटोसिंथेसिस से। नाउ तो हमने क्या कहा, स्कैटर्ड, ये यूनिक कैरेक्टर है, स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल होना मोनोकॉट स्टेम का कैरेक्टर है। डायग्राम देखते ही स्कैटर्ड बंडल दिखते ही समझ जाओ। फिर इनका का बना है बंडल शीथ, लार्ज कॉन्स्पाइक्यूअस विजिबल पेरेनकाइमा का ग्राउंड टिश्यू होता है। वेस्कुलर बंडल आर कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड, वेस्कुलर बंडल कैसे होंगे, क्लोज्ड, क्यों, क्योंकि यहां पर तो आपकी कैम्बियम होती नहीं है। पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल्स आर जनरली स्मॉलर देन द सेंट्रली लोकेटेड, बीच में जो वेस्कुलर बंडल होते हैं बड़े बड़े होते हैं और पेरिफेरल वाले छोटे छोटे होते हैं। उल्टा भी पूछ सकते हैं स्टेटमेंट में, बाहर वाले बड़े हैं, अंदर वाले बड़े हैं, क्या बड़े हैं कहाँ छोटे हैं, पता होना चाहिए क्लैरिटी से। देन द फ्लोएम पेरेनकाइमा इज एब्सेंट, ध्यान दें ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर फ्लोएम की पेरेनकाइमा एब्सेंट होती है मोनोकॉट में, ठीक है। मोनोकॉट ने कोशिश करी है कि अननेसेसरी चीजें अपनी लाइफ में ना लाएं, तो इन्होंने कॉलेनकाइमा को एब्सेंट रखा, इन्होंने फ्लोएम की पेरेनकाइमा को हटा दिया। क्यों हटाया, क्योंकि फ्लोएम में आप ध्यान दोगे तो बहुत सारे लिविंग टिश्यू ऑलरेडी हैं, सीव ट्यूब्स लिविंग है, सीव सेल्स लिविंग होते हैं, सीव ट्यूब्स लिविंग होते हैं, ठीक है, तो सीव ट्यूब इनमें पाए जाते हैं, लिविंग है। फिर कंपेनियन सेल होते हैं एंजियोस्पर्म में, लिविंग है, पेरेनकाइमा का ही मॉडिफिकेशन है। तो और फ्लोएम की पेरेनकाइमा क्यों रखूं मैं, जब ऑलरेडी लिविंग टिश्यू हैं जो इसी टाइप के हैं, पेरेनकाइमा टाइप के, तो मैं फ्लोएम की पेरेनकाइमा को जगह क्यों दूं अपने जीवन में। इसलिए जाइलम का पेरेनकाइमा इनमें होता है, फ्लोएम का नहीं होता है। पेरेनकाइमा क्यों होता है, क्योंकि जाइलम में सब कुछ मरा हुआ है, जाइलम के फाइबर डेड, जाइलम की वेसल डेड, जाइलम का डेड। तो पेरेनकाइमा एक तो जिंदा बंदा चाहिए ना पूरे सिस्टम में, जो पानी के आने जाने को देखे, रेगुलेट करे, कोई जरूरत पड़े तो कुछ चीज ला के दे, कोई प्रोटीन बनाना है तो बना के दे, राइट, सेल वॉल में कोई इशू आया तो रिपेयर कर पाए, कोई तो जिंदा आदमी देखना चाहिए ना देख रेख के लिए। तो मोनोकॉट कितने चालाक है कि जाइलम में कोई भी लिविंग बंदा नहीं था, इसलिए पेरेनकाइमा को अलाउ किया कि तू रहेगा। फ्लोएम के अंदर ऑलरेडी 2 बंदे जिंदा थे, तीसरे की क्या जरूरत है एक ही काम के लिए, हटाओ इसको। लॉजिकली समझा रहा हूं, फिर रटना मत, फिर बोलते हो एनाटॉमी याद नहीं रहता है ना। फिर वाटर कंटेनिंग कैविटी, ये भी यूनिक कैरेक्टर है, बहुत बार पेपर्स में आया हुआ है, वाटर वेस्कुलर कैविटी बोलते हैं। जाइलम के अंदर इनमें पानी भरा रहता है स्टेम के अंदर, ताकि इमरजेंसी में काम आए। बहुत चालाक लोग हैं, पानी भर के रखते हैं अपने अंदर, ताकि इमरजेंसी में रूट्स को पानी ना मिला तो यहाँ से स्टोरेज से छोटे छोटे घर में बर्तनों में पानी भर रखा है कि अगर नल नहीं आएगा तो काम चल जाए, थोड़ा वो वाला है, ठीक है, विद इन द वेस्कुलर बंडल्स। ये हो गया आपका। हाँ जी, तो मोनोकॉट स्टेम हो गया था ना। चलो डायग्राम देख लें इन दोनों के, ये रहे डायग्राम, ये रहा, दोनों सेम है, डाइकॉट स्टेम के, ठीक है। नाउ ये आपके एपिडर्मिस के हेयर्स हैं, ये एपिडर्मिस की लेयर है, ये उसके नीचे कॉलेनकाइमा की लेयर है जिसको क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिस, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स करके लिख दिया कि लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है, या यहाँ पर लिख दिया इस वाले एरो पे लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है, तो ये गलत हो गया, यहाँ लिविंग मैकेनिकल टिश्यू करेक्ट हो गया। क्यों, क्योंकि पेरेनकाइमा मैकेनिकल टिश्यू नहीं है, स्टोरेज और उसका टिश्यू है। फिर एंडोडर्मिस आप देखेंगे तो कैसा दिख रहा है आपको, ये रहा एंडोडर्मिस, यहाँ पर कैसा होगा, नॉर्मल, ठीक है, जो क्या करेगा, स्टार्च
स्टोर करेगा, तो स्टार्च शीथ है। पेरिसाइकिल कैसा होगा, हाफ मून शेप। फ्लोएम कैसा होगा, ये रहा फ्लोएम वाला एरिया, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ दिस पार्ट एक्स इज, ऐसा पूछ लिया तो पता होना चाहिए फूड ट्रांसपोर्ट, है ना। फिर ये रही कैम्बियम आपके बीच की, फंक्शन ऑफ दिस पार्ट वाई इज सेकेंडरी ग्रोथ का काम है। फिर मेटाजाइलम अंदर की तरफ होगा और प्रोटो यहाँ पर, तो ये सॉरी बाहर की तरफ मेटाजाइलम है, अंदर की तरफ प्रोटो है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, एंडार्च, क्योंकि स्टेम है। और ये रहा आपका पिथ जो कि क्लियरली विजिबल है, उसमें बड़े बड़े से गैप भी हैं, स्टोरेज भी है, और जनरली ये किसके बने होते हैं, पैरेनकाइमा। यही डायग्राम यहाँ भी है। यहाँ पर आपको इस तरह से काटोगे तो आपको रेस की फॉर्म में मिलेगा। ये एपिडर्मल हेयर हो गए, ये एपिडर्मिस हो गई बाहर वाली, फिर उसके अंदर वाली लेयर ये सेकेंड लेयर हाइपोडर्मिस हो गई, उसके बाद की लेयर आपकी जनरल कॉर्टेक्स हो गई ये वाली, उसके बाद आपकी एंडोडर्मिस ये रही, उसके बाद उसके अंदर की लेयर ये वाली ये पेरिसाइकल हो गई, उसके बाद ये वेस्कुलर बंडल्स हो गए, उसमें बाहर की तरफ फ्लोएम, अंदर की तरफ जाइलम और बीच में कैम्बियम, ठीक है। और यहाँ पर आपकी मेडुलरी रेज ऐसे आएंगी, ऐसे ये रेस की जैसी दिखेंगी इस तरह से, तो आप उसको बोलेंगे मेडुलरी रेस, ठीक है। कोई दिक्कत, जो प्राइमरी ग्रोथ के टाइम बनती है वो प्राइमरी मेडुलरी रेस, जो सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम बनेंगे वो सेकेंडरी मेडुलरी रेस। उनका काम क्या होता है, तो रेडियल वे में, देखो आप रेडियल है, तो रेडियल वे में दे कंडक्ट फूड एंड वाटर, कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर, सिंपल भाषा में बोले तो खाना और पानी का ट्रांसपोर्ट करना रेडियल वे में, त्रिज्या की दिशा में, शुद्ध हिंदी में बोलूँ तो, ठीक है। तो इस दिशा में, यानी यहां पर देखो ये किससे कनेक्टेड है, फ्लोएम से, यहां किससे कनेक्टेड है, जाइलम से। तो रेडियली ये खाना और पानी दोनों से डील कर सकते हैं, लोकेशन वाइज समझो, ठीक है, रटो मत। बढ़े आगे, तो रे या रेडियल पैरेनकाइमा का काम रेडियल वे में खाने और पानी को कम्युनिकेट करना है, लाना दे जाना है, देना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप देखो ये दे कैन कम्युनिकेट डायरेक्टली विद फ्लोएम एंड जाइलम, तो खाना पानी ले जा सकते हैं रेडियल वे में। रेडियल क्या होता है, ये इस डायरेक्शन में, ठीक, पूरा विजुलाइज हो गया। बढ़े आगे, दूसरे डायग्राम में चलते हैं, मोनोकॉट के। ये रहा मोनोकॉट में, देखो तो में बड़े टिश्यू हैं और बाहर की तरफ छोटे हैं वेस्कुलर बंडल, और स्कैटर्ड हैं, ये यूनिक कैरेक्टर है, ये कहीं और नहीं दिखेगा ऐसा, ये नमूने यही हैं मोनोकॉट में, ग्रास फैमिली है ना। तो ये है आपका, और ये पूरा बीच वाला जो होगा वो क्या होगा, ये पूरा ग्राउंड टिश्यू, ये जो पर्पलिश कलर में पूरा ग्राउंड टिश्यू, और ये स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल है, अंदर बड़े बड़े बाहर छोटे छोटे, ठीक है। ये एपिडर्मिस होगी, फिर हाइपोडर्मिस होगी, और फिर अंदर के टिश्यू हैं। उसके बाद के टिश्यू आपको क्लियरली विजिबल होते ही नहीं है, अंदर के जो ग्राउंड टिश्यू है। यहां पर आके देखो उसी चीज को, ठीक है। तो ये आपका एपिडर्मिस है, ये हाइपोडर्मिस है, उसके बाद ये वेस्कुलर बंडल्स स्कैटर्ड वे में आपको दिखेंगे, ठीक है। ये रहा आपका फ्लोएम, ये रहा आपका जाइलम, जाइलम यहाँ पर भी एंडार्च ही होगा और कॉन्जॉइंट कोलेट्रल क्लोज्ड होगा, वो इतना क्लियरली यहाँ दिख नहीं रहा है, वो बात अलग है, ठीक है, क्योंकि अंदर के टिश्यू इसमें बहुत ही क्लियरली विजिबल ढंग से नहीं होते हैं, इसलिए। ये आपका ग्राउंड टिश्यू है पूरा पर्पल वाला, ये वेस्कुलर बंडल्स हैं, स्कैटर्ड हैं, इनके बंडल शीथ होते हैं, यानी ऐसे कवर, तो बंडल के शीथ जो होंगे वो किसके बने होंगे, स्क्लेरेनकाइमा के डेड होंगे। किनमें, लेकिन उन मोनोकॉट में जिनमें C4 साइकिल नहीं हो रहा है, मेज में हो रहा है, शुगर केन में हो रहा है, तो उनके अंदर, वो इसी फैमिली के हैं मोनोकॉट की, उनमें क्या होगा, लिविंग थिक वॉल्ड होंगे, लेकिन पैरेनकाइमा होंगे, जिंदा होंगे। नहीं तो मरा हुआ आदमी खाना कैसे बनाएगा यार, खाना बन रहा है उसमें, ठीक है, समझ में आ गया बात। चलो अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट पार्ट बचा इस चैप्टर का जो कि है लीफ वाला पार्ट, ठीक है। चलो वो भी देख लेते हैं। ये अपने कर लिया था थियरी मोनोकॉट स्टेम की, चलो ये भी हो गया था। अब ये डॉर्सी वेंट्रल लीफ करनी है ना। अब देखिए लीफ में उन्होंने कौन सा सेक्शन लिया है, ट्रांसवर्स ना लेके उन्होंने वर्टिकल बात बोली है, क्योंकि लीफ का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि आपको वर्टिकली देखना चाहिए, है ना। कौन सी लीफ है, डॉर्सी वेंट्रल, जिसका मतलब होता है डॉर्सल और वेंट्रल साइड दोनों जो होती हैं वो डिफरेंशिएट कर सकते हो, ऐसी हैं, उनमें अंतर है, डिफरेंस है। सेम होती तो आइसो बाइलैटरल बोलते हैं, ये डिफरेंस कर सकते हो, ऐसी हैं, इसलिए डॉर्सी वेंट्रल। तो मेनली क्या डिफरेंस होता है, थोड़ा सा कलर का डिफरेंस और स्टोमेटा का। नंबर ऑफ स्टोमेटा डाइकॉट लीफ में ऊपर कम होते हैं ताकि पानी का लॉस कम हो, और नीचे की तरफ ज्यादा स्टोमेटा होते हैं, किसी किसी में तो ऊपर गायब होते हैं। नाउ लेमिना शोज 3 मेन पार्ट्स, नेमली एपिडर्मिस, मेसोफिलम, सिस्टम। 3 मेन पार्ट हैं। कितने मेन पार्ट हैं पूछेंगे, 2 3 4 5, 3। नंबरिंग में पूछ लिया आपको,
नाम नहीं दिया कि कौन कौन से, नाम देते तो इजी हो जाता ना, आप रूल आउट कर लेते, समझ जाते। यहाँ रटने वाला पूछ लिया। 3 मेन पार्ट है क्या, तो एक एपिडर्मिस है, मिजोफिल टिश्यू है और वेस्कुलर टिश्यू है, और क्या होगा। नो, एपिडर्मिस कवर्स बोथ अपर सरफेस। यहाँ पर एपिडर्मिस दो टाइप की होगी ना पत्तियों में, पत्तियां अकेली हैं, यहाँ पे दो टाइप की एपिडर्मिस है क्योंकि दोनों सरफेस एक्सपोज हो रही हैं बाहर, है ना। तो अपर एपिडर्मिस को आप क्या बोलते हैं, एडेक्सियल, नीचे वाली को एबैक्सियल, मैंने याद रखने का तरीका दिया था, बेस की तरफ बैक्सियल। नाउ लोअर सरफेस को एबैक्सियल, अपर को एडेक्सियल, ठीक है। द लीफ हैज कॉन्स्पाइक्यूअस क्यूटिकल, इसमें कॉन्स्पाइक्लियर क्यूटिकल होगा लीफ में, क्यों, क्योंकि पानी के लॉस को रोकना है। थिक कहाँ होगा, थिन कहाँ होगा, वो बता चुका हूं। एबैक्सियल एपिडर्मिस जनरली मोर स्टोमेटा, ये भी बता चुका हूं। द लेटर में इवन लैक स्टोमेटा, ऊपर की सरफेस पे तो इवन स्टोमेटा गायब भी हो सकते हैं, वही बताया था अभी थोड़ी देर पहले। नाउ द टिश्यू बिटवीन द लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड मिजोफिल, जो दोनों के बीच में है वो मिजोफिल टिश्यू है, ठीक है। यहां पर मिजोफिल डिफरेंशिएट हो गए दो टाइप में, एक लंबे लंबे से टाइटली पैक्ड वाले पैलिसेड मिजोफिल, और एक गैप गैप वाले मिजोफिल जिसको स्पॉन्जी मिजोफिल कहते हैं, ठीक है। तो हियर मिजोफिल इज डिफरेंशिएटेड, इन मोनोकॉट मिजोफिल इज नॉट डिफरेंशिएटेड, ठीक है। किस में डिफरेंशिएट हुए हैं, दो में। पैलिसेड इलोंगेटेड टाइटली पैक्ड सेल, प्रोटेक्ट करती हैं, किसी को भी अंदर घुसने देंगे क्योंकि ऊपर का सरफेस है ना, और लोअर साइड पे यहां गैप रखें ताकि गैसियस एक्सचेंज हो पाए इजीली, ठीक है। सब स्टोमेटा के नीचे वाली कैविटी, ये स्टोमा, ये एबैक्सियल वाली सरफेस, ये अपर सरफेस, तो एडेक्सियल बोलेंगे। अब इसमें बंडल शीथ ये रहे, ये बंडल शीथ सेल्स हैं, ठीक है। और यहां पर आपके जाइलम ये रहे, और ये आपके फ्लोएम दिखाए हुए हैं, ठीक, सिंपल, कोई दिक्कत। चलो अच्छा ये खत्म हो गया। लास्ट बची अपनी, क्या बची है, लास्ट चीज मोनोकॉट की लीफ, जल्दी से कर लेते हैं। अब मिजोफिल, हाँ कहाँ गया, मिजोफिल विच पोजेस क्लोरोप्लास्ट एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा, दो टाइप की होती हैं, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी। एडेक्सियली प्लेस्ड पैरेन्काइमा पैलिसेड होती है जो कि इलोंगेटेड सेल्स की बनी होती है, एंड दे आर अरेंज्ड वर्टिकली एंड पैरेलल टू ईच अदर, बता दिया मैंने आपको। तो आपको ये दो वर्ड पे ध्यान देना है, वर्टिकली एंड पैरेलल टू ईच अदर। द ओवल और राउंड लूजली अरेंजेटेड स्पॉन्जी जो होती हैं वो आपकी लोअर एपिडर्मिस की तरफ एक्सटेंड होती हैं। लार्ज स्पेसेस और एयर कैविटी होती है इनमें, ये तो आपको पता ही है। वेस्कुलर कैम्बियम कैसा होगा, वेस्कुलर टिश्यूज कैसे होंगे, सॉरी, तो वेन्स और मिडरिप में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, तो जो शिराएं होती हैं पत्तियों की, आप जो ऐसे लाइंस देखते हो ना, उनके अंदर वेस्कुलर बंडल्स लगे होते हैं ऐसे, ठीक है, डाइकॉट में और मोनोकॉट में। अब अगर इनकी साइज, जैसे मेरी उंगली यहाँ कोई मोटी और कोई पतली है, वैसी होती हैं जो डाइकॉट में होती हैं। मोनोकॉट में सारी शिराएं या वेन्स एक साइज की होती हैं, ऑलमोस्ट एक साइज की। मोनोकॉट के लीफ में इसलिए अंदर पाए जाने वाले वेस्कुलर बंडल भी ऑलमोस्ट एक साइज के होंगे। और इनमें, अब ये पतली है तो इसमें वेस्कुलर बंडल छोटे होंगे और इसमें मोटे होंगे, बड़े होंगे, तो इसमें साइज वेरी करती है डाइकॉट में, ठीक है। तो डॉर्सी वेंट्रल या डाइकॉट लीफ के अंदर, या पीपल के पेड़ के अंदर, या मैंगो के अंदर, ऐसा करके पूछ लें तो आपको कॉमन सेंस होना चाहिए, पीपल मैंगो क्या है, डाइकॉट है कि नहीं है ना। उसकी पत्ती इन जनरल देखी होगी ना आपने, पीपल में रेटिकुलेट वेनेशन दिखता है क्लियरली, मैंगो में दिखता है, और गेहूं और उनकी फैमिली में पैरेलल वेनेशन है। तो वहां पर ऑलमोस्ट सेम साइज के वेस्कुलर बंडल पाए जाएंगे, ये ध्यान देना है, ठीक है। तो वेन्स की थिकनेस रेटिकुलेट वेनेशन में वेरी करती है, तो दे आर सराउंडेड बाय लेयर ऑफ थिक वॉल्ड बंडल, बंडल शी सेल थिक वॉल्ड की होती है। एंड आप डायग्राम देखिए और पोजीशन ऑफ जाइलम देखिए, तो जाइलम ऊपर की तरफ था, फ्लोएम थोड़ा नीचे की तरफ था, वो आपको बता दिया है। नाउ आगे बढ़ते हैं, आइसो बाइलेटरल लीफ, लास्ट पार्ट, ठीक है। तो एनाटॉमी ऑफ आइसो बाइलेटरल इज सिमिलर टू डोर्सोवेंट्रल इन मेनी वेज, काफी हद तक तो ये सिमिलर है। इट शोज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, कुछ डिफरेंस है, जैसे इसमें स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन बोथ सरफेस, इसलिए आपने नाम रखा आइसो यानी सेम, बाई यानी दो, लेटरल यानी साइड। तो ये साइड और ये साइड दोनों साइड सिमिलर हैं नंबर ऑफ स्टोमेटा के रेस्पेक्ट में, तो आपने नाम दे दिया आइसो बाई लेटरल, ठीक है। नहीं होती, सेम मिजोफिल ही नाम है, ना कोई पैलिसेड है ना कोई स्पॉन्जी है, मिजोफिल ही मिजोफिल है, सिंपल, वो डिफरेंशिएट ही नहीं हुई किसी में, उसका कोई आगे परिवर्तन नहीं हुआ। इन ग्रासेस कुछ एडेक्सियल सेल्स होती हैं अलोंग द वेन्स, दे मॉडिफाई देमसेल्व्स इनटू लार्ज, लार्ज की स्मॉल, लार्ज, एम्प्टी यानी खाली होती हैं,
कलर वाली होती हैं कि कलरलेस होती हैं कि ग्रीन होती हैं? कलरलेस होती हैं. These are called bulliform cells, and when the bulliform cells in the leaves have absorbed water and are rigid, the leaf, यानी ये टाइट है पूरी, तो आपकी ऐसे एडेक्सियल है ना ऊपर वाली सरफेस की, एक्सपोज सरफेस की, तो ऐसे रहेगी पत्ती. और यहाँ पर जो सेल्स हैं वो अगर फुस हो गई तो ये पत्ती ऐसे अंदर की तरफ कर्ल कर जाएगी ताकि स्टोमेटा एक्सपोज ना रहे, क्योंकि इसमें तो इधर भी स्टोमेटा और इधर भी स्टोमेटा है. तो गर्मियों में तो पानी लूज हो जाएगा, तो जब पानी नहीं मिलता है तो ये खाली वाली सेल्स खाली ही रहती हैं, तो ये कर्ल कर जाएगी. और जब पानी अवेलेबल है रूट्स को, यानी अच्छा मौसम है, पानी है, तब ये टाइट रहेंगी, तो पत्तियां ऐसे रहेंगी, तब कोई लोड नहीं है, ट्रांसपिरेशन हो जाए होने दो, ठीक है. और जब पानी की कमी है तो ये फुस हो जाएंगे, तो बुलिफॉर्म सेल्स है. इनको मोटर सेल्स भी कहते हैं, इनका दूसरा नाम है, ठीक है. नाउ when they are flaccid, flaccid यानी फुस हो चुकी हैं, श्रिंक हो चुकी हैं, ड्यू टू वाटर स्ट्रेस दे मेक लीव्स कर्ल इनवर्ड, पत्तियां अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं जिससे पानी का लॉस कम हो जाता है. ये डाइकॉट में नहीं है, ये मोनोकॉट के कैरेक्टर में दिया हुआ है, ग्रासेस के अंदर है उसमें. द पैरेलल वेन मोनोकॉट इज रिफ्लेक्टेड इन द नियरली सिमिलर साइज ऑफ वेन्स. अब यहां पर ध्यान देना है, ऑलमोस्ट सेम साइज की वेन होती है प्रिंसिपल वेन को छोड़ के, मेन वेन को छोड़ के, ठीक है, एज सीन इन वर्टिकल सेक्शन. तो इसकी वजह से जो वेस्कुलर बंडल की साइज है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर इसकी वेन्स में होगी, ठीक है, क्लियर. अगर यहां पर ये पूछें कि मेन वेन की जो साइज है वो और सारी जो सब्सिडरी वेन्स हैं उन सब की साइज एग्जैक्टली सेम या ऑलमोस्ट सेम होती है, तो वहां पर स्टेटमेंट गलत हो जाएगा मोनोकॉट में. ये सब चीज़ों की ध्यान देना है. आई होप एनाटॉमी आपके लिए आज फिर से एक रिवीजन के बाद और इजी हुआ होगा. ऑल द बेस्ट एंड कीप वॉचिंग स्कॉलर्स बैच का मोशन का ये सेशन. थैंक यू.